नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर। आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष झा जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दिव्या। आज जिस मौके पर और जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल नॉर्मल विषय नहीं है, हम सबके दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम में से कोई 26/11 की वो बातें भूल ही नहीं सकता जी, जो हम सब ने महसूस किया है, जो देखा है, जो भुगता है जी। एक बार मैं दर्शकों को बता दूं कि 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, NIA के पास है। और ये पूरे प्रोसेस को, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ट्रम्प की जब मुलाकात हुई थी उसके बाद फैसला हुआ कि तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपेगा, अब फाइनली वो दिन आ गया है। बिल्कुल। देखिए, अच्छी बात यह है कि मैं ये बात अपने दर्शकों तक कह सकता हूँ कि जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ थे, तो व्हाइट हाउस में मैं भी मौजूद था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि हाँ, हम तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, भारत को सौंप रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। और जाहिर है कि वो हर भारतीय के लिए एक पर्सनल मसला था, क्योंकि 26/11 के होने के बाद 17 साल बीत गए थे, और अगर 26/11 के गुनहगार बाहर हैं और उन्हें भारत की अदालत से सज़ा नहीं मिली है तो हम सबको मन में कसक रहती है। तो अब तहव्वुर राणा आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि जब एक्स्ट्राडिशन को रोकने को लेकर उसने बहुत सारी याचिकाएं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, तो जो आखिरी याचिका खारिज हुई है, जिसमें उसने कहा था कि मुझे इलाज कराना है और मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जैसे मतलब डिमेंशिया है या फिर एब्डोमेन कैंसर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की। और यूँ कहें तो कोर्ट ने ये कहा कि अब जाओ भारत, वहाँ सही से तुम्हारा इलाज होगा। जी। तहव्वुर राणा का भारत आना, ये भारत की कितनी बड़ी लड़ाई या जीत मानी जाएगी जो आतंकवाद के खिलाफ भारत कर रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस मायने में उपलब्धि है क्योंकि आप इसके लीगल और डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशन को देखिए। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का आदमी, उसने डबल सिटीजनशिप ले रखी थी, यानी पाकिस्तान की सिटीजनशिप के साथ साथ उसने कनाडा की सिटीजनशिप थी। ISI का एजेंट, ISI के पेरोल पे काम करता था। ISI के इशारे पर उसने अमेरिका में अपना बेस बनाया, अमेरिका में उसने वीज़ा ऑफिस खोला, जिस इमिग्रेशन ऑफिस, और फिर वहाँ से उसने रिक्रूट करना शुरू किया, ISI के लिए, लश्कर के लिए काम करना शुरू किया। और इसी तरह से उसने फिर डेविड हेडली को इंगेज किया। फिर तहव्वुर राणा और डेविड हेडली दोनों मिलकर फिर इंडिया आते हैं। कई बार यहाँ पर दोनों ने रेकी किया जाकर, चाहे वो ताज होटल हो या दूसरे और जगह है, सबको रेकी किया। उसके ठीक बगल में पवई में रेनेसा होटल में वो अटैक से ठीक 1 हफ्ते पहले तक रुका और फिर वहाँ से गया। तो जितना कसूरवार इस मामले में कसाब है या फिर वो आतंकी जो यहाँ पर आए थे और बाकी सब मारे गए, उतना ही कसूरवार तहव्वुर राणा है। तो यह उसे जब यहाँ लाना था, तो आप जान ही रही हैं कि कनाडाई नागरिक और अमेरिका से उसको एक्स्ट्राडिशन करके लाना, तो इसका क्रेडिट भारत सरकार और भारत सरकार की उन तमाम एजेंसियों को, विदेश मंत्रालय और NIA और तमाम दूसरी एजेंसियों को जाता है, जिन सब ने मिलकर ये कोशिश की। और ये आसान काम नहीं था, लेकिन ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हर भारतीयों के लिए ये सुखद एहसास है इसका। जी। जैसे कि लश्कर तैयबा की हमने बात करी कि कैसे लश्कर तैयबा से ये जो जिस तरीके का ये ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप, तहव्वुर राणा से जब बातचीत होगी, पुलिस की NIA की जब उनसे बातचीत होगी, तो लश्कर तैयबा के और भी राज खुलने की उम्मीद है, जो भारत के संदर्भ में फ़ायदेमंद हो सकती है। और भी जो मास्टरमाइंड रहे हैं, जैसे साजिद मीर हैं या इकबाल हैं, इनके बारे में भी पता लग सकता है। देखिए, ये तो होगा ही ना, क्योंकि गुनहगार ही नहीं है बल्कि मास्टरमाइंड है। और ISI के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा था, मेजर इकबाल के साथ और लश्कर तैयबा के तमाम लोगों के साथ कर रहा था। तो यहाँ जब पूछताछ होगी, यहाँ जब, इसलिए मैंने आपको कहा कि जहाँ यहाँ पर जब उसका सही से इलाज होगा तो बहुत कुछ वो निकलेगा। और जब वो बहुत कुछ बोलेगा तो उससे पाकिस्तान की बहुत सारी हकीकत का पता चलेगा। वैसे तो देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो कुछ छुपा है नहीं, पूरी दुनिया अब जान ही गई है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत इसी टाइप की रही है। लेकिन फिर भी जब आपको एक एक डिटेल पता चलता है, मतलब 26/11 से जुड़े या किस तरीके से ये लोग कोऑर्डिनेट करके करते हैं, बल्कि अगर मुझे कहिए तो मुझे लगता है कि 26/11 को कैसे किया ये तो बहुत हद तक हम सबको पता है जी। लेकिन मुझे इस बात को जानने की दिलचस्पी होगी कि कैसे ISI अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों का भी
की ज़मीन का भी इस्तेमाल करता है भारत पर आतंकी हमला करने के लिए, वो जब पूरा नेटवर्क और उससे जुड़ी हुई एक एक डिटेल मिलेगी तो वो भारत के बहुत काम की होगी। और टाइमिंग तो परफेक्ट है, एकदम सही टाइम पर आया ऐसे समय में जब पूरा मुल्क पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक रोग स्टेट के तौर पर, एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर अलग थलग कर चुका है। वैसी स्थिति में जब ये आया तो आपके ये सोने पे सुहागा है। जी, जैसे कि अमेरिका और भारत की इसमें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जो एलाय है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आई है, उभर कर सामने आई है। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका के पास अभी भी पन्नू है, तो क्या अमेरिका पन्नू को भी सौंप सकती है भारत को? नहीं, संभावना है, इसकी तो संभावना है ही, इससे नकारा भी नहीं जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 26/11 के हमले में भारतीय नागरिकों के साथ साथ अमेरिका के, इजराइल के और कई दूसरे देशों के नागरिक भी मारे गए थे। तो इसलिए अमेरिका की अदालत ने भी तहव्वुर राना को इतने सालों तक अपने यहाँ जेल में रखा और सज़ा दी, और उसके बाद उसने फिर भारत को सौंपा कि अब आप इसका इंसाफ करो। तो पहली बात तो यह है कि भारत के कानून को लेकर आप जो भी कहते हो, तो हम कह सकते हैं कि भारत के कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो 7 समंदर पार पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो 26/11 के एक एक गुनहगारों को भारत के कानून और संविधान के मुताबिक हम सज़ा देंगे। अजमल कसाब को सज़ा दी गई, और कसाब के मामले में तो बल्कि हमने यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा ट्रायल भी करके पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन तब भी भारतीय सिस्टम ने उस एक फेयर ट्रायल के जरिए उसका पहले दोष साबित किया और फिर सजाए मौत दी। उसी तरीके से तहव्वुर राना के मामले में भी भारतीय न्यायपालिका अपनी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए तब उसे फिर उसकी उचित सजा दी। जी, मैं उसी पर आ रही थी कि तहव्वुर राना अब भारत आ चुके हैं, तो अब किस तरीके की प्रोसेस होगी? क्योंकि एक और चीज़ है इसमें कि हमने उन्हें यहाँ तो हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं उन्हें, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के ऐसे सवाल हैं, कुछ सोशल मीडिया पे एक चल रहा है कि उस पर भी जो भारत है वो कई करोड़ों रुपए खर्च करेगा, उसको भी एक वकील मिलेगा और वो एक लंबी प्रोसेस चलेगी। तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी? देखिए, हमारा सिस्टम और तालिबान में यही तो फ़र्क है ना। अगर हम तालिबान की तरह या ISIS की तरह न्याय करने लगें तो फिर कैसे चलेगा? जैसे ISIS मतलब सर कलम कर देता है, या तालिबान जिस तरीके से न्याय करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में भारत की एक साख है, भारत के स्वतंत्र न्यायपालिका की एक है। तो क्या है ना कि कानून में आप कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो हम प्रोसेस का पालन करते हैं और वो ज़रूरी है। देखिए, वो ज़रूरी है। यही वजह है ना कि आज चाहे जो भी जिन भी लोगों को आप देखिए, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जब यहाँ पर लोगों को एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया, उनकी अदालतों में जब ये सवाल उठे कि क्या भारत को भेजा जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो अमेरिका हो, यूरोप हो, ये सब मानवाधिकार के चैंपियन कहते हैं खुद को, लेकिन खुद ये मानवाधिकार उल्लंघन में दुनिया में सबसे आगे हैं। वही अमेरिका जब दूसरे देश में किसी को एक्स्ट्राडाइट करना होता है तो देखता है कि अच्छा आपके जेल मैनुअल में कैसे हैं, जेल में आप कैदियों को कैसी सुविधा देते हैं। लेकिन उन्होंने ग्वांतानामो बे में क्या किया था, कैसे लोगों को रखा था, उस समय कितने निर्दोष लोगों को अत्यधिक मतलब यातनाएं दी थी। इसके बाद भी वो आज अगर मानवाधिकार पे हमको कुछ सीख देगा तो वो ठीक नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए अबू सलेम को जब पुर्तगाल से लाया गया था, या फिर ब्रिटेन से जब लाने की बात आ रही है, मुझे याद है कि ब्रिटेन से जब नीरव मोदी को भेजने की बात आ रही थी तो नीरव मोदी ने एक याचिका लगाई ब्रिटेन की अदालत में कि भारत के जेलों में व्यवस्था नहीं है, मैं मारा जाऊंगा, वहाँ पर नहीं भेजूँ। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि उसका ये कंसर्न है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत सटीक बात कही थी कि हम उन्हीं जेलों में यहाँ से भेजे गए किसी आदमी को रखेंगे जिसमें आपने महात्मा गांधी को रखा था। ये एक सिंबॉलिक है। तो जो सवाल आपका है, देखिए सोशल मीडिया पे तमाम सवाल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये उचित होगा कि आप एयरपोर्ट पे उतरा और वहीं पे खड़े करके रनवे पे गोली मार दी जाए? ये सभ्य समाज में नहीं होता है। ये भारतीय कानून हमारा गुस्सा है, हम अब गुनहगार को सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन उसे भी हम अपने भारत के कानून और प्रक्रिया और संविधान के तहत ही देंगे। थोड़ा देर हो रहा है, अगर मान लीजिए देर होता है या खर्च होता है, देखिए कुल मिलाकर क्या है ना, ये देश की साख का सवाल है, ये देश की इज्जत का सवाल है। हमने दुनिया को ये दिखाया है कि हम अपने गुनहगारों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब हम उसे सज़ा भी देते हैं तो वो सज़ा भी हम ड्यू प्रोसेस से देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी पावर है
जो जिसके लिए हमें गर्व करना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि कुछ इतने पैसे मतलब वेस्ट कर दिए। फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अदालत की ज़रूरत नहीं है, संविधान की ज़रूरत नहीं है, ड्यू प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। बस आपने मुझे कह दिया कि तुम गुनहगार हो, मुझे सज़ा दे दो। तो मुझे लगता है कि ये जो इमोशन है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तहव्वुर राणा को फांसी होगी, और अगर होगी तो कितने दिन लग सकते हैं? जैसे हमने अजमल कसाब का भी देखा कि काफ़ी एक जो है लंबा प्रोसेस चला। देखिए, समय का जहाँ तक है, कई बार ना समय लंबा खींचता है तो वो आपके पक्ष में भी होता है। आपको बहुत चीज़ें, हाँ, नहीं, दूसरा आप ये देखिए ना, आपने अजमल कसाब को जेल में रखा। अजमल कसाब का जब ट्रायल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में ट्रायल हुआ, या फिर उसके बाद हाई कोर्ट में हुआ, या फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने डे टू डे उसकी हियरिंग जब की थी, उस समय भारत के जो कुछ सबसे बेस्ट वकील था वो उनको दिया गया था जी। और तब फिर उसका पक्ष रखा गया। लेकिन क्या है ना कि आप ये देखिए कि इस पूरे दरमियान हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखो पाकिस्तान ने क्या किया। अजमल कसाब को अगर मान लीजिए अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जाना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, या अजमल कसाब को हम मार देते। बाकी लोगों को मार तो दिया ही था, अजमल कसाब को भी मार सकते थे, लेकिन जिंदा अजमल कसाब हमारे लिए करोड़ों अरबों का था, क्योंकि उसके जरिए हमने पाकिस्तान की एक एक जो नापाक हरकत है उसको दुनिया के सामने रखा था, उसका खुलासा किया था। ठीक उसी तरह से जब तहव्वुर राणा को हम लाएंगे, जब तहव्वुर राणा को अदालत के जरिए हम बार बार पेश करेंगे और उस पर मुकदमा चलेगा, और फिर NIA और दूसरी एजेंसियां तहव्वुर राणा के करतूतों को रखेगी सामने, साथ ही साथ राणा और पाकिस्तान के जो बीच की जो साजिशें हैं उसको जब दुनिया के सामने रखे, तो पाकिस्तान नंगा होगा, पाकिस्तान एक्सपोज होगा। तो मुझे बताइए, ये तो मतलब करोड़ों के अरबों रुपए देकर भी ये सस्ता का सौदा है। ये तमाम उन सवालों के जवाब है जब कहते हैं कि इन पे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ लेकर आए और प्रोसेस चले, तो एक हिसाब से ये भारत के पक्ष में उनका एक इन्वेस्टमेंट है, जिसके तौर पर वो तमाम चीज़ों का एक नेक्सस जान सकते हैं। हाँ, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा, देश का आन बान शान, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसी तरीके से देश पर जो हमला हुआ और उस मामले में हम सज़ा देने जा रहे हैं, तो हम दुनिया को दिखाएंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि मीडिया के जरिए, बल्कि अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों में पाकिस्तान के तो गली मोहल्ले में टीवी लगाकर दिखाया जाना चाहिए कि देखो तुम्हारा एक आदमी को हम कैसे सज़ा दे रहे हैं, और खींचिए, लंबा खींचिए, उससे कोई मतलब नहीं। एंड ऑफ द डे हम सज़ा देने में कामयाब हो रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि जो आदमी यहाँ से भाग के, चाहे वो अमेरिका चले गया, कनाडा चले गया, देखिए जब किसी गुनहगार को हम अमेरिका और कनाडा से ले आते हैं ना, तो फिर दुनिया में कहाँ बचेगा। अब तो वो मंगल ग्रह जाएगा तो मंगल ग्रह से पकड़ कर लाएंगे। मुझे लगता है कि ये केवल हम आम भारतीयों की भावनाएं नहीं है, ये हमारे कानून की ताकत है, ये हमारे देश की साख है, ये उस देश की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा है जिसकी वजह से हम ये कामयाब है। क्योंकि ये एक आसान सा मसला नहीं था कि हम गए और तहव्वुर राणा वहाँ बैठा हुआ था और अमेरिका के जेल के अधिकारियों ने कहा भैया ले जाओ, ये बहुत खाता पीता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है। वहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए लगातार हमने कोशिश की, वहाँ पर डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी गई। आप ये सोचिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फरवरी में मीटिंग हुई, उसमें भी जब तहव्वुर राणा पर डिस्कस हुआ तो किस लेवल तक इसको परस्यू किया गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत के पूरे टीम वर्क की वजह से हो गया। भारतीय लोगों का वो जज्बा था जिसको हमारी एजेंसियों ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने उस देश की अदालत, उस देश की सरकार के सामने रखा और लगातार दबाव बनाए रखा, तब जाकर हुआ। कम से कम पिछले 5 साल में ही अगर आप देखें तो 5 साल में बहुत दबाव बनाया गया, तब जाकर मिला। और जब मिला है तो हम क्या करेंगे, उसको आके मान लीजिए वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़ा करके उसे गोली मार दे या इंडिया गेट पे गोली मार दें, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि चलो ठीक है। लेकिन क्या है ना, जब ड्यू प्रोसेस में आप किसी को सजा देते हैं ना, तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। जी, तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अजीत डोभाल जी की जो एक पर्सनालिटी है, या जिस तरीके की रणनीति रही है उनकी तमाम इतने सालों में, वो भारत के लिए कितने फ़ायदेमंद रही है। क्योंकि आपने, जाहिर सी बात है, बहुत करीब से देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, वो इन तमाम चीज़ों को लेकर कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये उपलब्धि हासिल हुई है तो इसमें हर किसी का क्रेडिट जाता है। NSA अजीत डोभाल का वाकई सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि सब कुछ उनके जिम्मे है। सुरक्षा के लिए तो वही सब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही हैं, तो उनके जिम्मे है। उन्होंने उस हिसाब से एजेंसियों को ताकीद की,
क्योंकि इसमें सबूत जुटाना बहुत मुश्किल था और बगैर सबूत के अदालत नहीं कन्वे करती। तो फिर NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं, बहुत सारी एजेंसी है जिनका रोल डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट होता है। मान लीजिए कि हमारी खुफिया एजेंसी में रॉ है या फिर IB के थे या दूसरी और एजेंसियाँ, उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और उन सब सबूतों को लेकर आज NIA हो या फिर उस समय CBI थी, तो इन सब को दिया गया कि भाई अब आप मुकदमा को आगे बढ़ाओ। फिर उन सबूतों को अदालत में रखा गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोभाल साहब ने शानदार काम किया है, उनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये कम्प्लीटली एक टीम वर्क था। टीम वर्क ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की, तो मैं यही कहता हूँ कि फिर डोभाल साहब ही क्यों, फिर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा क्रेडिट जाता है, इनफैक्ट हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर का जाता है, या फिर तमाम उन अधिकारियों का जाता है जिन्होंने लगातार किया। तो असल में ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नीचे से लेकर देश के टॉप लेवल तक हर किसी ने इसमें इंगेज होकर, इन्वॉल्व होकर कंट्रीब्यूट किया, जिसका परिणाम है कि आज भारत की अदालत के सामने, कानून के सामने तहव्वुर राना अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए खड़ा है। जी, जिस भारत को हम आज देखते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी तमाम स्ट्रैटेजी होंगी, क्या लगता है कि भारत सच में आतंकवाद को पूरी तरीके से कुछ समय में खत्म कर देगा? देखिए, आतंकवाद खाली हमारी समस्या नहीं है, देश में जैसे 26/11 के बाद हमने इतना बड़ा कोई अटैक नहीं देखा। वही मैं कह रहा था आपसे कि आतंकवाद का पूरी तरह से समाधान करने के लिए बाकी दुनिया के मुल्कों को भी समझना पड़ेगा कि खाली भारत इससे पीड़ित नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब प्रतिबंध करने की बात आती थी पाकिस्तान के उन आतंकियों को, जब भारत उसका नाम भेजता था, तब चीन उस पर वीटो लगा देता था। आपको याद है कि ऐसे कई घटनाएं हुई और कितनी मुश्किल से हम उससे कामयाब हुए। भारत एक बात लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद की जो है सो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली परिभाषा नहीं चलेगी, है ना। टेररिज्म टेररिज्म इज ए टेररिज्म, और उससे जब कोई अछूता नहीं है तो फिर उसमें आप भेदभाव मत करिए, आप पॉलिटिक्स मत करिए कि नहीं भारत ने ऐसा कहा है लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं इसीलिए ऐसा नहीं करना होगा। पाकिस्तान एक आतंकी देश है क्योंकि आतंकवाद उसके स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है ना, और उस स्टेट पॉलिसी का जब वो हिस्सा है तो फिर सभी मुल्कों को, क्योंकि चीन हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है वैश्विक मंच पे, और इसीलिए क्योंकि देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा, आप इसी केस को देखिए। तहव्वुर राना पाकिस्तान का आदमी, कनाडा का नागरिक, काम कहाँ कर रहा है, अमेरिका में, और तब अटैक कहाँ हुआ, इंडिया में। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है, इस ग्लोबल नेटवर्क को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक घरेलू स्तर पर बात है, घरेलू स्तर पर मल्टीपल लेवल में काम करने की ज़रूरत है। एक जो स्ट्रेटजी वाइज जिस पर सरकार काम कर रही है वो है कि रेडिकलाइज्ड हुए जो लोग हैं उसको कैसे आप, जैसे जो हम कश्मीर में भी देखते हैं, जो डी रेडिकलाइज करा जा सके, क्योंकि उनको भविष्य में बतौर आतंकी या संभावित आतंकी के तौर पर रिक्रूट ना किया जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ये कवायद चल रही है कि ऐसे प्रोस्पेक्ट, जैसे देखिए भारत इस मामले में बहुत गर्व के साथ कहता है कि धर्म के आधार पर ISIS में हमसे गिनती के 2-4 लोग ऐसे गए होंगे, नहीं तो ना के बराबर लोग गए, जैसे बनिस्बत यूरोप या अमेरिका से जितने लोग ISIS को ज्वाइन किया। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि धर्म मसला नहीं है, मसला यह है कि किसी न किसी विधि से रेडिकलाइज होके उनको आतंकी बनाया जाता है, या फिर स्लीपर सेल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोक सके। हमारी एजेंसियों को लगातार घरेलू स्तर पे, नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखना होगा, और वो हमने किया। एक समय था, मुझे याद है कि इंडियन मुजाहिदीन की वजह से, बल्कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और तमाम दूसरे जगह पर सीरियल ब्लास्ट होते थे। हम लोग मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था कि 13 तारीख हो या सैटरडे का दिन हो तो ब्लास्ट होना ही होना है ना। 2008 के आसपास का उस समय का दौर था। लेकिन फिर उसी समय तब NIA का भी गठन हुआ, फिर इंडियन मुजाहिदीन के उस स्लीपर सेल को ख़त्म किया जाएगा। सोचिए कि आतंकी संगठनों का इतना दुस्साहस होता था कि वो TV चैनलों को मेल भेजते थे कि हम अटैक करेंगे, है ना।
तो वहाँ से लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये लड़ाई हमारी लंबी है, क्योंकि जब आपका पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को ही लड़ने का हथियार बना ले तो क्या है ना, आप आतंकियों को मारते जाइए, वो भेजता जाएगा, मारते जाइए भेजता जाएगा। तो जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं होगा तब तक इसको रोकना मुश्किल जी। एक बस मेरा इस संदर्भ में एक आखिरी सवाल है जो लोगों की तरफ से आया हुआ है कि भारत तो पूरी तरीके से खंडन करता है आतंकवाद का और तमाम चीज़ें कर रहा है, लेकिन जब तालिबान ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान पे तो भारत ने जमकर विरोध किया, मगर अब हम देख रहे हैं कि तालिबान के साथ भारत की एक नज़दीकी या कहें कि व्यापार को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं भारत पर। देखिए, बात तो सही है, लेकिन फिर आप ये सोचिए कि अफ़गानिस्तान पर कौन रूल करेगा ये तो हम नहीं तय कर सकते, है ना। ये तो अफ़गानिस्तान की जनता ही तय कर सकती है, या फिर अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात ही तय कर सकते हैं। तालिबान की तमाम नीतियों से हम असहमत हैं, लेकिन इसके बावजूद बात तो यही है कि अभी तालिबान का ही रूल है वहाँ पर। अब वो अगर हमारा पड़ोसी देश है और स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना इम्पोर्टेंस है, हमने वहाँ पर करोड़ों अरबों के निवेश कर रखे हैं, तो हम उससे रूठ नहीं सकते। ये कोई ऐसा नहीं है कि दो दोस्तों के बीच में कहते हैं ना कि कट्टी हो गई, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मसला, वो नहीं है। दो देशों की बात है। अब वहाँ पर तालिबान आ गया तो हम क्या करेंगे। अब सोचिए म्यांमार में पड़ोस में जो है सो आर्मी रूल कर रही है, तो हमें उनसे भी डील करना पड़ रहा है। कहीं पर कोई डिक्टेटर है, हमें उनसे भी डील करना पड़ रहा है। अब नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, हमको उनसे भी डील करना पड़ रहा है। क्या है ना कि बतौर मुल्क हम बहुत बार उनकी नीतियों से सहमत ना होते हुए भी फाइनली हमें उनसे डील करना पड़ रहा है। ये इसका एक कारण पाकिस्तान भी हो सकता है। आज की तारीख में आप देखिए ना, जिस तालिबान को एक जमाने में पाकिस्तान ने प्रश्रय दिया था, आज वो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बन नहीं रही है। टीटीपी और तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। उसके ठीक उलट भारत के साथ उसी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे संबंध हो गए, बातचीत हमारी हो रही है, बहुत कॉर्डियल रिलेशन में है। बल्कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत और तालिबान मिल गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार देखिए, देश भावनाएं से खाली नहीं चलता है। उसके लिए ना कई बार आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है, और रियलिज्म यही है कि तालिबान फाइनली अफगानिस्तान में रूल कर रहा है। तो अगर आपको अभी मुझे अफगानिस्तान जाना हो या भारत सरकार को वहाँ पे बात करनी हो, तो हम किससे बात करेंगे। तो यही वजह है कि हम तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। कई बार मजबूरी में आपको कुछ कड़वी गोली खानी होती है। जी, बहुत सही जवाब दिया आपने इस बात का।